जब आपने अपनी राजनीति शुरू करी थी, पहला जो आपने इलेक्शन लड़ा था, तो वो पार्टी का झंडा कौन सा था? मैं आज़ाद उम्मीदवार कैसे से। अच्छा, इंडिपेंडेंट आपने कंटेस्ट किया था। क्या आपको लगता है कि पिछले 6 साल में भाजपा ने एक भी विकास कार्य नहीं किया? नया काम तो इन्होंने एक भी नहीं किया। हमारे यहाँ के सांसद जी तो एक भी काम करने का नहीं काम किए जनता के लिए, लेकिन अपने लिए वो दर पुस्त के लिए व्यवस्था कर लिए। अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी जनपद को उन्होंने संवारने के लिए सबसे अधिक पैसा खर्च किए होंगे तो जनपद बलिया में करने का काम किया। आज विकास विकास विकास, हम तो आपसे कह रहे हैं कि एक काम तो बता दें। जो चाहे काम किसने किया उसका नाम अखिलेश यादव जी है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकारी संस्थाएं और जहाँ जुडिशरी का भी जो सवाल है उस पर इन लोगों का वर्चस्व बन चुका है। देश को जो 4 आदमी चला रहे हैं, गुजरात का रहने वाला मोदी और गुजरात का रहने वाले जोगी और गुजरात का रहने वाला अडानी और गुजरात का रहने वाला अंबानी, 4 मिलकर इस देश को चला रहे हैं। यह अब 2024 में एनडीए का जाना तय है और इंडिया का आना 100% सुनिश्चित है। जनता जो करती है उसके फैसलों को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व से आपकी भेंट कराने जा रहे हैं और हम आपकी मुलाकात करवाएं उससे पहले कुछ हम आपको बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में बलिया का आपने नाम सुना होगा और इतिहास में बलिया का, जिला बलिया का एक नाम है। लखनऊ में ए न्यूज़ टुडे की टीम मौजूद है और एक ऐसे व्यक्तित्व, अगर कोई इंसान कामयाबी के और जनता की सेवा करने के लिए जो कुर्सी मिलती है, चाहे वो सांसद की हो या विधायक की हो, और बलिया की जनता ने इतना प्रेम और इतना प्यार दिया था, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि अगर कामयाबी के एक कदम अगर कोई पीछे रह जाता है तो क्या उसको आप फेल होना, असफल होना मानेंगे या वहाँ पे कुछ और आप सोचेंगे? वो सोचना आपका काम है। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बलिया ज़िले से सनातन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर के बारे में हम आपको बता दें, सर समाजवादी सरकार में 2007 से 12 के बीच में विधायक थे बलिया में, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रही, 5 साल उसमें मंत्री भी बने सनातन पांडे जी। और हम आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में झांसी की रानी के तरह, महाराणा प्रताप की तरह, और जितने भी भारत के राष्ट्रवादी योद्धा रहे हैं इतिहास में, उस तरह से इन्होंने फाइट किया था समाजवादी के टिकट पे, और इनके प्रतिद्वंदी थे भाजपा के नेता। वही शख्सियत हैं कि मात्र 16,000 वोट, क्या संख्या होती है, कुछ भी संख्या नहीं होती है। सर, ये जो 16,000 वोट थी, जनता ने तो लगभग आपको जिता दिया था, और सुना है हमने कि बूथ कैप्चरिंग पे आप हाई कोर्ट तक भी गए। सवाल आपने उठाए थे कि आपके लोकसभा चुनाव में कुछ गलत हुआ था। क्या ये बात सही है या कुछ और है? लोकसभा चुनाव 2019 का जनता द्वारा जिताया हुआ सांसद मैं हूँ जी, और सरकार द्वारा जिताए हुए सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त हैं। हम वोट से नहीं हारे थे। जो आपने कहा कि हम 15,000 वोट से हार गए थे, हम वोट से नहीं हारे थे। 16,000। हाँ, हम वोट से नहीं हारे 16-15। हाँ, हमारे वोट को काउंटिंग के बाद तमाम बूथ के वोट उनके वोट पर चढ़ा दिया गया और उनके वोट को हमारे ऊपर चढ़ा करके एक बड़ा डिफरेंसेस पैदा किया गया, और अंत में आते आते जो लोकतंत्र में नहीं हुआ था, जिस तरह का शर्मनाक काम पूरे राजनीतिक जीवन में हमने नहीं देखा था,
कि सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद अपने तमाम गुंडे बदमाश अपने असलहे अपने भी गनर के साथ मतगणना स्थल पर पहुंच जाए। ये कभी भी आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि जिसके पास सरकार द्वारा गनर प्राप्त होता है वो मतदान स्थल पर जा ही नहीं सकता है। किसी मंत्री को अधिकार नहीं है कि काउंटिंग स्थल पर चला जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार को लगा कि ये बलिया सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। यह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सीट है, उनके वर्चस्व वाली सीट है। इस पर ये चुनाव जीत जाएंगे तो यहाँ वर्चस्व की जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। सबने मिल करके कलेक्टर द्वारा वीरेंद्र सिंह को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जनता ने नहीं हराया। वोटों की काउंटिंग दोबारा हम लोग अपने आप किए हैं। उसके आधार पर हम हाई कोर्ट भी गए हैं, हमारा पिटीशन भी दाखिल है। लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं और जहाँ जुडिशरी का भी जो सवाल है उस पर इन लोगों का वर्चस्व बन चुका है। 4.25 साल में एक बार भी इसकी सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ डेट पर डेट पड़ता है। और अब चुनाव करीब आ गया है, 8 महीने का चुनाव है, तो उधर से मैंने अपना मुख मोड़ लिया है। अब हम उसके रिजल्ट पर नहीं जा रहे हैं कि कोर्ट क्या करेगी। मैं ये जानता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था और कल भी मुझे वो आशीर्वाद देने का काम करेगी। जो हमारे साथ जो कृत्य किया गया उसका जवाब इस बार सनातन पांडे न सही, लेकिन वहाँ की जनता जवाब देने का काम करेगी। और जिस स्तर से निपटने का काम करेंगे उस स्तर से हमारी जनता निपटने का भी काम करेगी। सनातन पांडे जी, सर आप अपने बलिया में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप पहले विधायक भी रहे आप, और बहुत ही बड़े मार्जिन से आपने जनता का वोट जो आपको मिला 2019 में लोकसभा में, आपने भी बताया कि जनता ने हमें जिताया है, हराया नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 4.5 लाख वोट पड़े हैं, तो 4,60,59,000, तो ये 4,59,000 जो वोट होते हैं सर, ये वोट पड़ना और उसमें जो संख्या है जो 15,000 16,000, वो कोई बड़ी संख्या नहीं मानी जाती है। जनता के दिलों पे आप राज करते हैं, इसलिए जनता ने आपको इतनी भारी संख्या में आपको वोट दिया। देखिए, राजनीति में हम लोग, कुर्सी मिलना ना मिलना वो अलग चीज़ है। हम लोग राजनीति में कुर्सी मिले चाहे न मिले, न हम लोग झूठ की राजनीति करते हैं, न फरेब की राजनीति करते हैं, और न पद पर रहते हुए किसी के पद का हम लोग पर घमंड होता है। हम सीधे जनता पर हमारा विश्वास है। जनता जो करती है उसके फैसलों को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित है। राजनीति में पद पर हूँ या न पद पर हूँ, तो भी मैं जनता के सुख दुख में शामिल रहने का मैं संकल्प लेकर राजनीति में आया था, और आज भी मैं उस पर कायम हूँ। राजनीति, हम आगे इम्पोर्टेंट सवाल पे पहुंचेंगे। आपके बलिया ज़िले में जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, छोटे से बड़े मुद्दे, सभी सवाल पे हम पूछेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक भारत की और उत्तर प्रदेश की जो जनता है और बलिया के जो जनता है, थोड़ा सा राजनीति का सफ़र आपने सर कैसे शुरुआत किया, कैसे राजनीति में सनातन पांडे जी को आना पड़ा? नाम आपका बड़ा ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म की सारी यहाँ पे बीजेपी लड़ाई कर रही है और आप सनातन, आपका नाम है। सफ़र कैसे शुरू किया था सर? 1996 से पहले हम गन्ना विकास विभाग में और अभियंता के पद पर हमें नियुक्ति थी। 14 वर्ष मैंने नौकरी किया।
एक इंजीनियर को चाहे वो कितना भी ईमानदारी से काम करता हो, उस लोग बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं और उसको चोर कहने का काम करते हैं। तो हमको इससे घृणा हुई। हमने सोचा कि मैं राजनीति का रास्ता चुनूं और जनता की सेवा करने का काम करूं। तो मैंने इस्तीफा देकर करके 1996 का निर्दलीय चुनाव मैंने लड़ने का काम किया था। उसके बाद सतत जनता के बीच में बना रहा। जहाँ लोग जात की बात करते हैं, यहाँ से मैं MLA हुआ, हमारे जात का मात्र 2000 वोट था। तो जब सब जनता ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलित ने, अल्पसंख्यकों ने, सभी लोगों ने जब मुझे स्नेह दिया, तब हम जाकर वहाँ पे MLA बने। जब आपने अपनी राजनीति शुरू करी थी, पहला जो आपने इलेक्शन लड़ा था, तो वो पार्टी का झंडा कौन सा था? मैं आज़ाद उम्मीदवार कैसे से। अच्छा, इंडिपेंडेंट आपने कंटेस्ट किया था। सर, अगला सवाल अब हम आ जाते हैं बलिया। पिछले 5 सालों में आपने, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव करीब है, 8 महीने के बाद 2019 में हुआ था और एक जनता ने तो आपको जिता दिया, वो आंकड़े दिख रही है, बाकी आप कोर्ट में भी गए। पिछले 5 सालों में क्या आपको लगता है बलिया की जनता को, उनको कुछ मिला? उनके जो सांसद हैं उन्होंने काम करके दिया, विकास वहाँ का हुआ, आदर्श बलिया बना, जनता को राहत मिली या नहीं मिली? वोट तो नेता लोग ले लेते हैं, लेकिन अंत में क्योंकि 5 साल के बाद तक, वोट डालने के बाद तक जनता का हाथ कट जाता है। क्या कहना है, क्योंकि अब आप उनके विपक्षी? ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी जनपद को उन्होंने संवारने के लिए सबसे अधिक पैसा खर्च किए होंगे तो जनपद बलिया में करने का काम किए। आज़ादी के बाद और आज तक जब हमारी सरकार, पिछली सरकार अखिलेश यादव जी की नहीं बनी थी, तब तक बलिया के लोग जो है एक विश्वविद्यालय चाहते थे। और पिछड़ा हुआ जनपद है, तब बलिया के 32 लाख लोगों की आवाज़ को उन्होंने सुना और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर जननायक विश्वविद्यालय देने का काम किया। बलिया दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, बाएं से घाघरा है और दाहिनी से गंगा है। बिहार से हमारा सटा हुआ जनपद है। हम बिहार जाने के लिए एक ही पुल था, वो बक्सर का पुल हुआ करता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूला ब्रिज बलिया में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनवाने का काम किए। फिर उसी गंगा में बहरिया विधानसभा के अंतर्गत लालगंज गंगा नदी पर पुल देने का काम किए। फिर सरजू नदी में जो सिवान को जोड़ता है उस पुल को देने का काम किए। फिर जो है दरौली घाट पर उन्होंने बड़ा पुल देने का काम किया। पूर्वांचल में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज 100 एकड़ ज़मीन पर बनाने का काम उन्होंने ही प्रारंभ किया। अस्पताल में जो है हमारे यहाँ एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ट्रामा सेंटर उन्होंने ही देने का काम किया। और आज तक इसमें से कोई भी काम 6 वर्ष में ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज सारे काम अखिलेश द्वारा किए सभी कार्य अधूरे हैं। अगर ये जुड़ जाता, ये सब निर्माण हो गए होते, तो आज बलिया जो है निश्चित रूप से जो है ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर उसका विकास हो जाता। अब बलिया के लोग जो है अपने पेट को जिलाने के लिए पश्चिम राज्यों को दक्षिण राज्यों में जाने काम नहीं करते, उनको वहीं पर तमाम रोजी रोजगार मिलने का काम करती। आपने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो विकास कार्य हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी की बात कर लें, मुलायम सिंह जी जीवित थे, आपने कम से कम 10 बड़े बड़े विकास कार्य आपने गिनाए। पुलों की बात कर ले, विकास कार्य, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में बात करी। यहाँ पे अहम सवाल ये है कि भाजपा जो है, जो अभी केंद्र में भी है और यहाँ यूपी में भी है, भाजपा का ये कहना है कि भैया 6 साल उन्होंने सुशासन, विकास और रोजगार
कि अभी इसी साल में अभी लोक भवन में योगी जी ने अपना पूरा एक शानदार एक इवेंट किया था कि कहते कि हम 6 साल में हमने सुशासन, विकास और रोजगार दिया है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चारों तरफ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो डर था पहले कारोबारियों को, बिजनेसमैन को, क्राइम हो जाता था, क्राइम मुक्त, दंगा मुक्त कर दिया है। और सपा पे ये आरोप लगा देते हैं कि ये इनके यहाँ जो युवा गुंडे हैं दंगा करा देते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। आपने सारी विकास आपने अब समाजवादी पार्टी के गिनवाए, क्या आपको लगता है कि पिछले 6 साल में भाजपा ने एक भी विकास कार्य नहीं किया? क्या कहना है इसमें? आदरणीय योगी जी बलिया में विकास का एक काम बता दें तो मैं जान जाऊंगा कि योगी जी ने विकास करने का काम किया है। आज हमारा पहला यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी के बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं। आज तक कोई कमरा नहीं तैयार हुआ कि बच्चों को शिक्षा जो है विश्वविद्यालय कैंपस में दिया जा सके। एक पुल का काम नहीं पूरा हुआ कि कहा जा सकता है कि विकास के कार्य को आदरणीय अखिलेश जी ने जो शुरू किया था उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। नया काम तो इन्होंने एक भी नहीं किया है। एक भी नया काम बलिया में नहीं हुआ है। नया काम नहीं हुआ है। ये 5 साल से जो अभी सांसद, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको कि जो चाहे हम वहाँ पे जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, और फिलहाल अभी क्योंकि लोकसभा अब करीब है तो मैं सांसद के कार्य पे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले 4.5 साल में, अब 5 साल पूरे हो जाएंगे, वहाँ के भाजपा के सांसद ने सर एक भी काम नहीं किया, क्योंकि आपने सारी लिस्ट सभा की गिनवाई कि समाजवादी पार्टी के, एक भी काम हुआ वहाँ पर? हमारे यहाँ के सांसद जी तो एक भी काम करने का नहीं काम किए हैं जनता के लिए। अच्छा। लेकिन अपने लिए वो दर पुस्त के लिए व्यवस्था कर लिए हैं। उनका मेन काम है ज़मीनों को हड़पना। अच्छा। गरीब आदमी की ज़मीन को हड़पना, जो कमज़ोर ठाकुर परिवार है उसके ज़मीन को हड़पना, जो विद्यालय किसी प्रबंधक से विद्यालय को छीन लेना, उनको अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कि देश के पूंजीपतियों में उनको नाम शुमार हो जाए, उसके लिए वो सांसद हैं। जनता के किसी काम के लिए सांसद नहीं हैं। बलिया के अस्पताल की वो दुर्गति है आज भी कि लोग दीवारों पर थूकते हैं। जिला सदर अस्पताल दीवारों पर थूकते हैं लोग। एक एक्सरे मशीन जो बार बार ख़राब रहती है, लोगों को एक्सरे कराने के लिए कभी कभी तो सोनबरसा जाना पड़ता है, जो बैरिया में वो सीएससी है। एक्सरे कराने के लिए बलिया से मुख्यालय से जो है हमने कई केसों को वहाँ से रिफ़र करते हुए देखा कि आप जा कर के एक्सरे जो है सीएससी जो है सोनबरसा में कराने का काम करें। 36 किलोमीटर जाकर। हाँ। तो सर ये तो एक्सरे तो मात्र 100 रुपये से लेकर 200, 300, 400 रुपये में हो जाती है। जब 200, 300, 400 रुपये का एक्सरे नहीं हो सकता तो फिर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सीटी स्कैन और एमआरआई की क्या हाल है, तो वो तो आप अल्ट्रासाउंड, तो फिर आप बोलेंगे कि वो लिस्ट ही में नहीं है। कोई लिस्ट में, इनकी लिस्ट में नहीं है। इनके लिस्ट में न विकास है, न इनके लिस्ट में किसी के प्रति सम्मान है। इनके लिस्ट में जो है भारत की गरीबी कैसे दूर होगी, इस पर कोई विचार नहीं है। पूरे जो है 14 से लेकर आज तक लोकसभा में कभी भी भारत की गरीबी पर चर्चा नहीं हुई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हुई, शिक्षा पर चर्चा नहीं हुई, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है इस पर चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बांटने के लिए इनकी एक बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी कम है और भारतीय संस्कृति के लोग अधिक हैं, तो सिर्फ डिफरेंसेस पैदा कर करके वोट लेने की रणनीति इनके पास है। एक अहम सवाल ये होगा, क्योंकि बातें आपने उठाई हैं कि माइनॉरिटी कम है और बहुसंख्यक जो हमारे सनातन धर्मी है वो संख्या जाता है, लेकिन विकास तो सभी को चाहिए ना सर। विकास के ये भी चर्चे नहीं करेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा हो कम हो, लेकिन तो विकास की जब बातें नहीं करेंगे,
विकास का इनके पास कोई रूपरेखा होगा ही नहीं तो फिर विकास कैसे करेंगे। मैं तो आपसे कहा ना कि बलिया का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, बलिया 3 सांसद देता है। सलेमपुर में बलिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 72 बलिया में जो है 3 विधानसभा सीटें हैं और बलिया की 1 विधानसभा सीट रसना घोसी में पड़ती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ तो एक कोई काम वो बता दें कि मैंने करवाया है। दुर्भाग्य तो इस बात की है कि लोगों के मन में एक बात बनी हुई है कि गडकरी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, हाईवे बना देते हैं, रोड बनाते हैं। उन्होंने जो है 16 में बलिया एक बाईपास के लिए शिलान्यास किया। अच्छा, 2016 में शिलान्यास करके गए थे, तो वो पूरा हुआ है नहीं हुआ? शुरू नहीं हुआ। अच्छा, शुरू नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, ये बड़ा आश्चर्य वाली इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से बधाई देता हूँ कि बलिया प्रधानमंत्री का जनपद रहा है, बागियों की धरती रही है। आज़ादी से पहले की आज़ादी में कोई प्रथम बिगुल फूंकने का काम किया था, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे जी। वो मंगल पांडे जी की धरती रही है। उस धरती पर इन्होंने वादा करके आए और उसको पूरा करने का काम नहीं किए। पिछले 6 सालों में 16 में आपने बताया कि वहाँ पे शिलान्यास किया गया था और आज 23 आ गया। एक आप जा कर के बोर्ड देख लीजिए, अगर एक मीटर काम हुआ, 1 सेंटीमीटर काम हुआ है तो मैं मान लूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बातों में सर आपने एक अहम बात उठाई थी, अभी स्वास्थ्य पे भी बात हुई थी, तो क्या एक सवाल यहाँ पर यह भी निकलता है, क्योंकि स्वास्थ्य पे आपने बताया कि जिला सदर अस्पताल की बहुत खस्ता हालत है। सवाल यहाँ पर अहम ये है कि गर्मी और सर्दी तो प्रकृति का नियम है, वो तो आएगा, तो क्या 100 लोगों की मौत हो जाती है बलिया में, तो क्या सारा ठीकरा ईश्वर पे, भगवान पे और प्रकृति के गर्मी ज़्यादा होने पे उस पर फोड़ दिया जाए, या कुछ स्वास्थ्य सेवा सरकारी अधिकारियों की, विधायक की, नेता की, मुख्यमंत्री की, किसी की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है, स्वास्थ्य मंत्री की? जो लोग मर रहे थे, या छोड़ देना है, क्या देना है, या गर्मी ज़्यादा है वो हम क्या? जो लोग मर रहे थे उसके लिए लोग कह रहे थे कि गर्मी की वजह से मर रहे हैं लोग। तो हमने उस अस्पताल के CMS के साथ बैठा, मैंने वार्ता किया, तो उसने कहा कि 10 जो है हम AC लगवाने जा रहे हैं। अच्छा। क्या 10 AC के कमरों से 32 लाख आबादी की आप सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं? तो जहाँ बड़े सवाल है ये, सवाल इतना बड़ा है कि देखिए, भारत का किसी गरीब का अगर बच्चा भूखे मरता है तो उसकी भी लोकतंत्र में उसके भी मत की वही कीमत है जो यहाँ पर टाटा और बिरला के परिवार की वोट की कीमत होती है। उसके बावजूद उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज विकास विकास विकास, हम तो आपसे कह रहे हैं कि एक काम तो बता दें। आप जिस शहर में बैठे हुए हैं वहाँ पर जो है, आप जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुने होंगे। JP आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, उनके नाम पर आदरणीय अखिलेश जी ने यहाँ जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं। आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी जो छोटे लोहिया कहे जाते थे, उनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है लखनऊ में बना हुआ है। लखनऊ में जो है गोमती नदी बहती है, रिवर फ्रंट वहाँ पे रिवर फ्रंट बना हुआ है। मैदानता किसी ने लाया, उनका नाम अखिलेश यादव है। डेयरी लाए, उनका नाम अखिलेश यादव है। अगर कोना स्टेडियम बनाए तो उसके जनक अखिलेश यादव जी हैं। पूरे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर अगर पुलिस मुख्यालय बना तो उसके निर्माता अखिलेश यादव जी हैं। ये तो मेट्रो चाहने काम किसी ने किया, उसका नाम अखिलेश यादव जी है। इनके मेट्रो आज सरकार को बीते हुए हमारे 6 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। ये बता तो दें कि लखनऊ के किस भाग में उसका एक्सटेंशन किए हैं। ये सवाल यहाँ पे एक अहम ये भी उठ जाएगा, थोड़ा आप पेन वैन भी कर लीजिएगा और भी हमारे साथियों को दिखा दीजिएगा आप बीच बीच में। सवाल यहाँ पे एक अहम ये भी उठ जाएगा सर, हम बातों को, कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। 1-2 और सवाल अहम करना है कि ये उपलब्धि रही है और काम हुआ है,
लेकिन वो वोटर कैसे है ना शिफ्ट हो गया, भाजपा की तरफ चल गया, ये एक अहम सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि अब समाजवादी पार्टी की 80 सीटें हैं सर यूपी में, लोकसभा की, एमपी की, और यहीं से प्रधानमंत्री की कुर्सी यहाँ से और बिहार से तय होती है। 80 यहाँ की, 40 बिहार की, हम यूपी की बात कर रहे हैं। क्या रणनीति है सर, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पहली की गलतियों को सुधारेंगे? हिंदुस्तान जो है ये धर्म प्रधान देश है और इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सबको यहाँ पर जीने और रहने का अधिकार है। धर्म के आधार पर भगवान श्री राम के नाम पर हर आदमी के अंदर अपने से देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है। अगर मुसलमानों के अल्लाह के प्रति है तो हमारे भगवान का राम के प्रति है। तो ये भावनाओं को उजागर करके वोट लेने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की जनता, सीधी सादी जनता, इनके भरमामे में पड़ने का काम करती है। यही इनकी सफलता का कारण है। और आज जो है धीरे धीरे सभी लोग जान गए हैं कि सिर्फ मंदिर निर्माण से जो है देश का विकास होने वाला नहीं है, सिर्फ मस्जिद निर्माण होने से जो है देश का विकास नहीं है। देश में जगह क्रांति लानी हो तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में जाना होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना होगा, अधिक से अधिक रोजगार है उसके क्षेत्र में जाना होगा। और जिस चर्चा को आपने पहले उठाया था कि 2 समिट की बैठक हो चुकी है, ये पता तो दें कि कितने लोग जो है आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करने का काम किए हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पर जो है बाहर के लोग आए यहाँ पर पूंजी अपने लगा करके कारोबार करने के लिए? एक जगह तो बता दें। बाहर से अमुक व्यक्ति आया है उत्तर प्रदेश धरती पर ये चीज़ करने का काम कर रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ समिट की बैठक बुला देने से, गुलदस्ते से सजा देने से, सड़कों पर जो फूलों को फूल बरसा देने से, इससे जो है देश का विकास होने वाला नहीं है। इस देश का विकास तभी संभव है जब उसको लगे कि ये भारत जो है ये गुलदस्ता है। भारत में जो है हर आदमी का सम्मान है। जब ये उसको महसूस हो जाएगा तो भारत बहुत बड़ा हब है विकास के क्षेत्र में, और ये विकास के लिए जो है पूरे विश्व को जो है मात दे सकता है। इस पर उन्होंने काम किया और आज भी नहीं कर रहे हैं। सदन में जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है उससे पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश शर्मिंदगी झेल रहा है। इनको ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। रावण का भी अहंकार नहीं रहा, बाली का भी अहंकार नहीं रहा। तो आपका इशारा ये है कि 24 में है ना इनका अहंकार टूट जाएगा, क्या इशारा इस तरफ है? 100%। अभी हम बंगाल भी गए थे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र भी गए थे, दिल्ली भी गए थे। इनका तिलस्म जो देख रहे हैं, आपके पास 18 राज्य हैं, 28 राज्य हैं जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 28 राज्य में 15 राज्य ऐसे हैं जहां इनकी सरकार नहीं है, और जो शेष 8 राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कहते हैं कि पूरा देश में डंका बज रहा है मोदी का। क्या ये 15 राज्य इस देश से बाहर हैं जहाँ इनका डंका नहीं बज रहा है? अभी इनको कर्नाटक में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इनका डंका क्यों नहीं बज रहा था? हिमाचल में चुनाव हुआ, इनके डंका का पता ही नहीं चला। इनका डंका नहीं बज रहा है। यहाँ पर राजनीति को जो है पूरी की पूरी तरह से जो है इस देश को जो 4 आदमी चला रहे हैं। गुजरात का रहने वाला मोदी, और गुजरात का रहने वाले जोगी, और गुजरात का रहने वाला अडानी, और गुजरात का रहने वाला अंबानी, 4 मिलकर इस देश को चला रहे हैं। और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मंत्री प्रदेश सरकार में जो बने हुए हैं
उनकी हैसियत नहीं बन पा रही है कि एक दरोगा का स्थानांतरण करा दें। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं कि वो ये कह सकें कि इस काम करने से हमारा भला हो जाएगा। इनकी ये जो है लोग बिल्कुल जो है पालतू, आगे नहीं कहूँगा, उसके तरह तर्ज पे लोग काम कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, कुछ है भी नहीं। अगर आप जनता की सेवा नहीं किए हो, जनता के बीच नहीं गए हो और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हो, जीत जाते हो, तुम्हारा तो कोई योगदान हुआ नहीं। ये तुम्हारा कोई योगदान नहीं हुआ तो फिर तुमको तो वही कहना पड़ेगा जो आपका मालिक कह रहा हो। मालिक कहेगा दिन का दिन, तुमको दिन को दिन कहना पड़ेगा। मालिक कहेगा कि रात नहीं है दिन है, तो कहना पड़ेगा हाँ साहब दिन है। उनके मंत्रियों की आलाप है। यही इस देश की व्यवस्था है। या आप 2024 में एनडीए का जाना तय है और इंडिया का आना 100% सुनिश्चित है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दक्षिण भारत से पूरा इनका सफाया होने जा रहा है, बंगाल से सफाया होने जा रहा है, बिहार में इनका वही हाल होगा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। इंडिया का ये सरकार राज्य में भी बनेगी, दिल्ली में इनका सफाया होगा इंडिया के गठबंधन से। 7 MP 7 MP हैं तो हम आधे से अधिक हम होंगे, क्योंकि देश को जो है आज आवश्यकता है उन लोगों की जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है, भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुछ किया है, उसकी आवश्यकता है। भारत की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि 1950 में हमारी पार्टी बनी है तो हमारा योगदान कैसा रहेगा। अभी संसद में भी कहा है, तो फिर आप लोगों की बातों को वो इस तरह से इलॉजिकल कर देते हैं कि हमारा जन्म ही 1950 में। इस देश का दुर्भाग्य है, बचा लिया उन्होंने। इस पर क्रिमिनल इतिहास जिसका हो, जो स्वयं क्रिमिनल व्यक्ति हो, कोर्ट से भले ही राहत मिल जाए। तो वही तो सर आप आरोप कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया। अब कोर्ट भी हमारे भारत का ही लोकतंत्र का हिस्सा है। अब जो है कोर्ट भारत में जो है एक बार पूरे हिंदुस्तान में 2007 के चुनाव में जो एमएलए का चुनाव हुआ था, गुजरात की बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ पूरे देश की बात, पूरे देश की। उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे TN शेषन की बात। TN शेषन 90 के टाइम पे। नहीं बाद में हमारे साथ 2007 में भी TN गोपाल थे, क्या नाम था? तो उन्होंने जो है बता दिया कि हिंदुस्तान में जो है वोट का महत्व कितना है। उसके बाद से जो है धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं पर लोग कब्जा जमाने लगे, कोई भी रहा हो। और आज 2014 के बाद पूरा का पूरा उन पर कब्जा हो चुका है। अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी एक मतदाता हिंदुस्तान के हैं। आप अगर एक बूथ पर भी रहते होंगे तो दिन भर जो वोट गिरता है, शाम को एक चार्ट बनता है। इस बूथ पर इतनी महिलाएं और इतने पुरुष मतदाता हैं, इतने पुरुष मतदाता ने वोट किया, इतनी महिला मतदाता ने वोट किया। उसकी काउंटिंग होती है और नीचे जो है पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होता है और उसके फिर लेफ्ट साइड में वो चीज़ भरा जाता है। इस पूरे चुनाव में देखेंगे कि लोग कहते हैं गड़बड़ी नहीं हुई, तो जब हमारे वोट के अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटों को जोड़ करके 512 दिखाया जाता है, तो फिर वो 596 कैसे बाएं हो जा रहा है। या आप अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया की बात कर रहे हैं, 2019 की आप अपने बात कर रहे हैं, हुआ है वहाँ पे? हाँ, मैंने वोटों में गड़बड़ी 1995 बूथ पर, बस नहीं पहला, ऐसे कम से कम नहीं तो 250 बूथ होंगे जहाँ गिरे हुए मत से काउंटेड मत अधिक है। वो मत कहाँ से आया? आज अगर लोकतंत्र में एक वोट आदमी जीतता और हारता है तो जो पीठासीन अधिकारी था या अगर गलती किया है तो उसको आरओ ने संज्ञान लेकर क्यों उस पर कार्रवाई किया? तो अभी तक पिछले 5 सालों में आप कोर्ट भी गए, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं।
और अब 2024 का इलेक्शन है, अब हम जाते भी नहीं कोर्ट आप में। जाते भी नहीं। यही मेरा एक आखिरी सवाल यही था सर। अब आखिरी सवाल यहाँ पे हम आ रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं वोट काउंट जो देख रहे हैं, लगभग 4.5 लाख वोट आपको पड़े हैं, और मात्र ये 4.5 लाख वोट पड़ने का मतलब ही ये है कि बलिया की जनता के दिलों में आप राज करते हैं, क्योंकि 15,000 वोट की तो कोई गिनती ही नहीं है। वो उसका थोड़ा कारण आप बताएं। चलिए वो घटना घट गई, हम उस कारण हम समझना चाहेंगे कि बलिया में आपको 4.5 लाख वोट क्यों मिले, उसका क्या कारण है? हम लोग जब राजनीति में हैं तो राजनीति में दो तरह के लोग आज भी हैं। एक राजनीति को अपना पेशा समझते हैं और एक राजनीति को अपना धर्म समझते हैं। हमने राजनीति को अपना धर्म समझा है, और जो कुछ दुनिया का चीज़ दुनिया की चीज़ जो सुन रहे हैं आप, उससे मैं अलग हूँ। कोई ऐसा नहीं धरती पर पैदा हुआ है जो हमारे ऊपर इस बात का ब्लेम उठा दे कि सनातन पांडे जो है उन्हीं की विधायकों के तर्ज पर चलते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखता हूँ। मेरा टिकट चुनाव के अंतिम दिन, पर्चा भरने के अंतिम दिन रात को 7 बजे क्लियर हुआ और सुबह पर्चा भरना था। अच्छा, नॉमिनेशन का अगला दिन था, लास्ट डेट था, और रात को पहले दिन रात को उससे एक दिन 7 बजे हमको जो है सूचना आपको मिली कि आपका लोकसभा चुनाव लड़ना है। हम रात भर जग करके बलिया गए। हमने किसी को नहीं बुलाया। मैंने वकील को फ़ोन किया कि अब रात भर जग कर मेरे कागजात तैयार कर दीजिए, NOC बनवा दीजिए, सुबह हम जो है 1 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। ये मैंने अपने वकील को फ़ोन कर दिया। यहाँ से हम गए, जाते जाते हम सुबह हो गया। जिस समय हम नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय हमारे पुत्र वधू लखनऊ में थी, बच्चा होने वाला था, उसकी बच्चेदानी फट गई, अधिक स्त्राव के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु किनकी? पुत्र वधू की मृत्यु? हमारे पुत्र वधू की, जो प्रमुख थी। ये उसी 2019 की बात है। जिस दिन मैं पर्चा भरा हूँ उसी दिन की घटना है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको जो है 3 दिन बाद 3 तारीख को घोषित किया है कि ये दुनिया में नहीं है। एक मेरे ऊपर जो है विपत्ति का पहाड़ टूटा। फिर हम हिंदू और भारतीय संस्कृति या जो हमारा क्षेत्रीय रीति रिवाज है उसके अनुसार से मैंने काम क्रिया कराए। हमारे पास मौका नहीं था कि मैं जनता के पास जा सकूं और जनता से वोट मांग सकूं। मेरे पास जब 8 दिन का जो कम मिला, उस 8 दिन में ही हम सिर्फ रोड पर निकल के रोड शो किए। कोई भी मीटिंग और कोई भी गांव हम जा नहीं पाए थे। उसके बाद जनता ने हम कितना बड़ा स्नेह और सम्मान देने का काम किया था, जिनका मैं आज भी आभारी हूँ और आज जीवन आभारी रहने का काम करूँगा। यहाँ पे सर, क्योंकि ये बहुत दुख वाली घटना हुई थी, और भगवान भला करे, और जीवन और मृत्यु भगवान के ईश्वर के हाथ में है। आपने बताया कि पर्चा आप भर रहे हैं और एक तरफ घर में मृत्यु है, तो ये उसके बावजूद आपने इलेक्शन में आपने मात्र 8 दिन आप रोड पे गए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य वाला ये सवाल ये है कि आपको बलिया की जनता ने 4.5 लाख वोट दिए हैं, तो है ना, वो आपने अभी एक शब्द बोला था कि हमें ये जो प्यार है, हमें औरों से अलग, हम है ना राजनीति को बिजनेस नहीं, हम उसको धर्म मानते हैं। तो आप आखिर क्या करते हैं? अगर है ना आप जीत जाते हैं तो आप वो क्या बड़े बदलाव लेकर के आते अपने बलिया में जो आज आपके द्वारा होते और आज वो नहीं हुए? क्या कहना है, दर्शक जानना चाहते हैं। और 24 में आप दोबारा आ रहे हैं। सांसद की जो औकात होती है विपक्ष में रहकर, उसकी जितनी औकात है वो पूरा का पूरा हम जनता के बीच में उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर डाल देते हैं। पूरा झोंक देते हैं आप, सब कुछ झोंक देते हैं, क्योंकि ये आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी कि सब कुछ जो आपसे तन मन धन जो भी होगा, जो कुछ होगा कीजिए आप,
मैं उसको जनता के लिए समर्पित कर देता। हम आपके 2024 में हमें ये जानकारी है कि आप 2024 में आप आ रहे हैं पूरी तन मन और धन और दिल से, तो इस बार जनता जो है वो जो अब उसको हमें शासन की गलती बोलें, क्योंकि मुझे जनता की गलती तो 4.5 लाख वोट देने के बाद यहाँ पे आपने कोर्ट में भी आप गए इस मुद्दे को लेकर के, तो इस बार जो बदलाव है 2024 में, क्या सनातन पांडे जी आ रहे हैं बलिया में जनता की आवाज़ को लेकर के? जनता, आपकी प्यारी जनता आपको दिल्ली के पार्लियामेंट में, संसद में पहुंचा रही है, और क्यों पहुंचाएगी आपको? एक मोची से लेकर और प्रशासन तक इस बात को जानता है कि सनातन पांडे हारे हुए सांसद नहीं हैं, ये जनता के द्वारा जिताए हुए सांसद हैं और सरकार के द्वारा हराए हुए सांसद है। इसका अफसोस सबको है। अब पूरे दूने उत्साह के साथ जो है लोग लगे हुए हैं। हम जिन गाँवों में जाते हैं हमसे कोई क्रॉस सवाल नहीं पैदा करता है, यही कहता है कि हम इस बार बूथ पर आपके काउंटिंग स्थल पर हम लोग रहेंगे, वोट भी देंगे और काउंटिंग स्थल पे भी रहेंगे। जिस रूप में सरकार निपटने का काम करेगी, चाहे जितनी ये फौज लगा दें, बलिया ऐतिहासिक धरती है। प्राणों को गंवाने में इतिहास भी अगर होगा तो बलिया का ही होगा। तो मंगल पांडे की धरती है, चंद्रशेखर जी की धरती है, जयप्रकाश नारायण जी की धरती है गोपी जी। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इनके ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से जो है बलिया की जनता देने का काम करेगी। तैयार है जनता? तैयार है। अंत में सर, अपने बलिया की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम बलिया की जनता को बलिया की जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो जनता का एहसान मेरे ऊपर है, जो मुझको बिना जाने बिना पहचाने, बिना मेरे चरित्र को जाने, आँख मूंद कर हमको इतना बड़ा मत देने का काम किया, उसके जो मेरे ऊपर कर्जा है, उस कर्जे से मैं न आज उत्तीर्ण हुआ हूँ, न जीवन भर उत्तीर्ण हो पाऊँगा। मैं जनता को पुनः प्रणाम करता हूँ और इस आशीर्वाद के लिए ये चुनाव हमारे जीवन का अंतिम चुनाव है। आप अपना सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पे बहुत बड़ी बात आप सुन रहे थे सनातन पांडे जी को, और एक हम दिलचस्प आपको बात बता दें कि 2019 में जो वोट पड़े थे 4,69,114 ये बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह को पड़े थे, और आपके सामने सनातन पांडे जी हैं, इनको जो वोट पड़े थे समाजवादी पार्टी से 4,53,595, मात्र 15-16 हज़ार का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। और हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनता 4.5 लाख वोट अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं बंदे में दम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब इस बार 2024 में आप बलिया की जनता हैं, आपको फैसला करना है कि आप किसको लेकर के आते हैं। जो साफ छवि के जो भी नेता हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि सनातन पांडे जी ने एक शब्द बोला कि अगर 19 में ये जीतते, क्योंकि जनता ने तो जिता दिया, लेकिन आरोप लगाया है इन्होंने कि सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने हराने का काम किया, जनता ने आपने जिता दिया, वो बहुमत, वो संख्या, वोट संख्या बता रही है। तो वो एक शब्द इनके सनातन पांडे जी के कि मैं जो भी अपना तन मन धन जो भी है वो सब कुछ मैं झोंक देता। तो हो सकता है कि 24 में अगर आप इनको मौका दें तो आपके बलिया में चारों तरफ चहुमुखी विकास की धारा और खुशहाली की धारा बहे। ये अब आपका काम है, आपका फैसला है, ये आपको देखना है। आप सुन रहे थे अपने राजनेता को, जो अनुभवी राजनेता है, जो आपके साथ रहते हैं। आपने सभी बातों को
आपने सुना और सनातन पांडे जी ने बेबाकी के साथ जवाब भी दिया। तो आप देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे। इसी तरह से हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, और जनता के दिल पे जो भी राज करते, सभी तक हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए देश और दुनिया की खबर, और उत्तर प्रदेश की खबर के लिए ए न्यूज़ टुडे को आप देखते रहिए।